अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राउदस एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद अदर्स। तो यार आज हम लोग ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जो इंसान के बहुत ज़्यादा दूर है मगर उसके फिर भी बहुत ज़्यादा करीब है। एक ऐसा जानवर जो पानी का सबसे बड़ा जानवर है। एक ऐसा जानवर जिसके 50 मिलियन साल पहले जिसके पूर्वजों ने फैसला किया कि हम जाकर पानी में रहेंगे और इसी वजह से आज हमें ये शानदार जानवर देखने को मिलते हैं। आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ व्हेल्स के बारे में। अब व्हेल्स की बहुत सारी किस्में हैं, जिस तरह जो सबसे बड़ी व्हेल है ब्लू व्हेल, जिसके दिल का जो वज़न है वो एक पूरी गाड़ी के वज़न के बराबर है। और भी बहुत सारी व्हेल्स हैं, जैसे किलर व्हेल्स और जिनको ओरका व्हेल्स भी कहा जाता है, फिर स्पर्म व्हेल और डॉल्फिन्स। अब आप कहेंगे कि यार डॉल्फिन्स व्हेल का हिस्सा है? हाँ, जो डॉल्फिन्स हैं वो भी व्हेल का हिस्सा है। अब जैसे जो छोटी व्हेल्स होती हैं ना, मतलब कि जिनका जिनका साइज़ छोटा होता है, उनको वो टूथड व्हेल कहा जाता है। और ये भी सारे व्हेल ही होते हैं क्योंकि जो इनका ग्रुप है ना वो एक ही है जिसका नाम है सीटा। अब व्हेल्स में ऐसी क्या ख़ास बात है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इंसानों के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं मगर फिर भी बहुत ज़्यादा करीब हैं? क्योंकि इनमें एक कल्चर पाया जाता है। हाँ, आपने ठीक सुना, इनमें एक कल्चर पाया जाता है। जो व्हेल्स हैं उनमें एक लैंग्वेज सिस्टम भी होता है। जिस तरह हमारे जो हम इंसानों में लैंग्वेज होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, व्हेल की लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और जो व्हेल्स होती हैं वो भी एक दूसरे को नाम लेकर पुकारती हैं। और जो व्हेल्स हैं ना वो मतलब कि ना एक बड़े मतलब कि टाइट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं ये। और इनमें जिस तरह ओरका व्हेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें बड़े होते हैं, माँ-बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो व्हेल्स होते हैं वो मतलब कि कितने ज़्यादा यार अमेज़िंग जानवर हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हम्पबैक व्हेल है वो गाने भी गाती है। और जैसे जो मेल हम्पबैक व्हेल है वो गाने गाते हैं और इनके जो गाने हैं वो मतलब कि इंसानी शायरी से बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बल करते हैं। और ये ज़्यादातर जो फीमेल ओरका व्हेल्स हैं उनको फीमेल जो हम्पबैक व्हेल हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए गाते हैं। ये जो गाने होते हैं ना उनमें ख़ास बात ये होती है कि ये लंबे टाइम तक चल सकते हैं। मतलब कि एक मेल हम्पबैक व्हेल घंटों तक गाने गा सकती है। तो ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। और अगर हम डॉल्फिन्स की बात करें, जो डॉल्फिन्स हैं वो तो टूल्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, जो डॉल्फिन्स हैं वो टूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जो सी स्पंजेस होते हैं ना, वो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो उनको अपनी बीक पर लगाकर शिकार करती हैं, ताकि जो पत्थर वगैरह है उससे उनकी वो टकरा ना जाए और उनकी बीक को नुकसान ना पहुँच जाए। तो इस तरह ये टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि इस लैंग्वेज के बहुत से डायलेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसे इंसानों में डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे जो पश्तो पाकिस्तान में बोली जाती है उस तरह की पश्तो अफ़गानिस्तान में नहीं बोली जाती। तो ये हमें पता चलता है कि ये डायलेक्ट्स का फ़र्क है। इसी तरह जो व्हेल्स हैं इनमें भी डायलेक्ट्स होते हैं, इनकी लैंग्वेज के भी डायलेक्ट्स होते हैं। और ये डायलेक्ट से इस तरह डिफ़र करते हैं कि ये रीजन और पोर्ट से डिफ़र करते हैं। जो व्हेल्स का एक ग्रुप होता है, एक फैमिली होती है, उसे पोर्ट कह के रेफ़र किया जाता है। और जो व्हेल्स हैं ना वो इस तरह के मतलब के जानवर हैं कि ये जो अपनी हंटिंग टेक्नीक है, अपनी जो लैंग्वेज है और जो क्या कहते हैं उसे, और अपने जो गाने हैं वो ये जनरेशन टू जनरेशन ना आगे पास ऑन करते जाते हैं। और ये जो गाने होते हैं ये इनमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और हर व्हेल जो पोर्ट होते हैं ना उनके जो गाने हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। और व्हेल्स मैं आपको बताता चलूँ, व्हेल्स कुछ ऐसे मतलब कि मैमल्स में से हैं जिन्होंने जो है ना मिरर टेस्ट पास कर लिया। मिरर टेस्ट से मुराद कि ये एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि जानवर में कॉन्शियसनेस का एहसास है कि नहीं, कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्या वो जान सकता है कि नहीं। और जो हमें व्हेल्स में यही चीज़ मिलती है कि उन्होंने मिरर टेस्ट जो है वो पास कर लिया, मतलब कि उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस का एक लेवल का एहसास है। और अब एक और मज़ेदार फैक्ट सुनिए।
अब जो वेल्स हैं उनमें ऑल्ट्रिज्म भी पाया जाता है। अब आप कहेंगे यार ऑल्ट्रिज्म तो सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। ऑल्ट्रिज्म ये होता है कि दूसरी स्पीशीज की मदद करना, और हमें सबको लगता है कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक तो ज़्यादातर इंसानों में ही होती है। आप ठीक है, मगर वेल्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। हाँ जी, हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जिसमें वेल्स जो हैं उन्होंने इंसानों की मदद की है। अगर कोई जो डाइवर है वो समंदर में खो गया है तो उससे धक्का लगा के किनारे तक छोड़ के आना, या मुसाफिरों को, भटके हुए मुसाफिरों को समंदर में रास्ता दिखाना, या अपना इवन खाना शेयर करना सील्स के साथ, हमें ये चीज़ें वेल्स में नज़र आती हैं। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो वेल हैं वो एक बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट है। मतलब कि वो दुख, दर्द और इस तरह के जो इमोशंस हैं उनको फील कर सकते हैं। आप लोगों को मज़ेदार बात बताता चलूँ कि जो वेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये मदद करती हैं ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग के लेवल्स हैं ना वो कम हो। अब ये कैसे होता है? तो जो वेल्स के जो फीसिस होते हैं ना, मतलब कि जो वेल्स की बॉडी होती है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को फोटोप्लैंक्टन अब्जॉर्ब करते हैं। अब ये फोटोप्लैंक्टन क्या करते हैं? अब ये फोटोप्लैंक्टन भी वही काम करते हैं जो काम प्लांट्स करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब कि जो इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो वो है ना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल तकरीबन 3 ट्रिलियन जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं ना वो कम करने में ये वेल्स जो है वो किरदार अदा करती हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि यार ये कितने ज़्यादा अमेजिंग क्रिएचर्स हैं। और मगर अफसोस की बात यह है कि जो इंसान है, जिस तरह इंसानों ने हर स्पीशीज़ के साथ करता है, इंसान काफ़ी सारी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्शन तक भी पहुंचा दिया है, जिसमें एक वुली मैमथ भी है। उसी तरह इंसानों ने वेल्स के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। फंड्स के मुताबिक WWF जो एक बड़ा रेप्यूटेड सोर्स है, उसके मुताबिक 3 लाख वेल्स हर साल मारी जाती हैं। इनमें से कुछ इंटेंशनली होती हैं और कुछ अनइंटेंशनली होती हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि 13 में से जो 6 वेल्स की स्पीशीज़ हैं वो आज इंडेंजर्ड के दहाने पर हैं, मतलब वो एक्सटेंट होने वाली हैं। और डिस्पाइट कि इतने डेकेड से उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है तब भी ये हाल है। और जो कमर्शियल वेलिंग है उस पर बैन है, मगर इस बैन के बावजूद 3 ऐसे ममालिक जैसे जापान, नॉर्वे और आयरलैंड ये अभी भी कमर्शियल वेलिंग में इन्वॉल्व हैं। और इसी कमर्शियल पर्पस के लिए तकरीबन 1000 वेल जो है वो हर साल मारी जाती है। और जो ब्लू वेल है, जो सबसे बड़ी मतलब कि वेल है, वो तो 20वीं सदी में ख़त्म ही होने वाली थी। तो मतलब कि इस तरह के हालात हैं। अब जो वेल हंटिंग है उसकी भी एक अपनी एक तारीख है, और जो वेल हंट करने का तरीका होता है वो भी बड़ा ही हॉरिफिक होता है। और मतलब कि मतलब दिल दहला देने वाला होता है कि जो इनकी वेल हंट्स करने के लिए एक स्पेशल शिप्स होती हैं जिनमें हार्पन्स लगे होते हैं। और ये हार्पन जब वेल की जिस्म में जाते हैं तो वहाँ पर जाके फट जाते हैं। और जब वो फट जाते हैं तो उसके बाद जो और वेल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप्स में रहते हैं, तो और वेल्स भी आ जाती हैं। और इस तरह जो शिकारी होते हैं वो और वेल्स को भी हंट कर देते हैं। वेल हंटिंग पर बैन लगा, वो लगाया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने। ये एक ऐसा कमीशन बैठा था जिसका काम था वेल हंटिंग को रेगुलेट करे, और ये 1946 में बना था। और 1986 में एक ऐसा रूल सेट किया कि अब से जो वेल हंटिंग है वो बैन है, मतलब कमर्शियल वेल हंटिंग पर बैन है। और इसके आज 88 मेंबर्स हैं। जापान भी इसका एक मेंबर था, मगर उसके बावजूद वो 1000 वेल्स को फिर भी हर साल जो है वो मार देता था। क्यों मार देता था? वो इस वजह से कि उनके जो जापान था वो कहता था कि हमने रिसर्च पर्पस के लिए और साइंस के लिए इन वेल्स को मारा है। और ये लिमिट जो है वो IWC ने सेट की थी जापान के लिए। मगर रिसर्च सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इसके पीछे जो है रिसर्च के नाम पे जो जापान है वो अपनी वेल की जो मीट इंडस्ट्री है वो चलाता था। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो किया। और अब तो जापान खुल्लम खुला करता है कि 2019 में जो जापान है उसने IWC को छोड़ दिया था। मतलब कि अब वो खुल्लम खुला जो वेल है, वेल का शिकार करता है और इसको मतलब कि अपना एक ट्रेडिशनल फूड के बहाने वेल हंटिंग करता है। मगर जहाँ पर हम ऐसे ममालिक की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ढीठ हैं और
इस शेमलेस प्रैक्टिस को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जापान, नॉर्वे और आयरलैंड है। ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने वेल की प्रोटेक्शन में और ओवरऑल भी मैरीन लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं बात कर रहा हूँ पॉल वॉटसन की। तो पॉल वॉटसन है वो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और ये 2 दिसंबर 1950 को टोरंटो में पैदा हुए, कनाडा में पैदा हुए। तो ये शुरू से ही जो है वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने चाइल्डहुड से ही बहुत प्यार करते थे जानवरों से। और इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव भी थे। तो ये जब अमेरिका मूव हुए तो वहाँ पर इन्हें अपने ही जैसे बहुत से लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिले और उन्होंने साथ मिलकर डोंट मेक अ वेव कमेटी बनाई। इस कमेटी का जो गोल था वो सिंपल था कि ये वाइल्ड लाइफ और मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मा उठाया हुआ था। और जहाँ पर भी ऐसा कुछ होता था, जहाँ पर भी कोई हंटिंग चल रही होती थी या कोई नुकसान पहुँचने वाला होता था, ये वहाँ पर जाते थे और प्रोटेस्ट करते थे। और यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस किस्सा है 1971 का, कि जब अमेरिका जो आमची का आइलैंड है अलास्का का वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था अमेरिका। जब वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था तो ये जो डोंट मेक अ वेव कमेटी है ये उस लोकेशन पर गई जहाँ पर टेस्ट होने वाला था और वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट किया। माइंड यू ये बहुत ज़्यादा एक रिस्की मूव था, मगर इनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो लोकेशन इनको मिल रही थी वही गलत थी और आमचिका आइलैंड की दूसरी साइड पर असल में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना था। तो न्यूक्लियर टेस्ट वो कंडक्ट तो हुआ ये, और बहुत ज़्यादा जो मैरीन लाइफ है उसको नुकसान पहुंचा और बहुत ज़्यादा जो मछलियां हैं वो मरी। ये उनको बचा तो नहीं पाए, मगर इसको कमाल की मीडिया अटेंशन मिली। इसको इतनी ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिली कि आने वाले टाइम पे जो इस तरह के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उन पर रोक लगा दिया गया। और यही जो डोंट मेक अ वेव कमेटी है ये आगे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क था वो भी इसी तरह था कि जहाँ पर भी वेल हंटिंग होती थी या जहाँ पे भी सील्स की हंटिंग होती थी ये वहाँ पर जाते थे और प्रोटेस्ट करते थे। अब जो पॉल वॉटसन है वो भी जो है ना, उनका वेल्स के साथ एक बड़ा ही स्पेशल रिश्ता बन चुका था, क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि वेल्स कितने ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट बीइंग है। तो उन्होंने वेल्स को परफेक्ट समझा अपने एक्टिविज़म में एज ए सिंबल उन्होंने वेल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। और जो एक बहुत और भी फेमस किस्सा है जो पॉल वॉटसन बताते हैं कि एक दफ़ा ये और इनकी टीम जो है वो एक वेल हंटिंग शिप के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये एक वेल के बिल्कुल ही साथ खड़े थे बोट में, और उस जो वेल थी ना वो मरने वाली थी, मतलब कि वो उसका एंडिंग टाइम चल रहा था, मगर फिर भी वो वेल जो थी उसने पॉल वॉटसन पर अटैक नहीं किया। पॉल वॉटसन कहते हैं कि मैंने उसकी आंख में एक अंडरस्टैंडिंग देखी, एक इमोशनल जो कनेक्शन है वो फील किया, और शायद उसे पता था कि कौन उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और कौन उसे मारना चाहता है। तो उसके बाद जो पॉल वॉटसन है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली वेल हंटिंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट की और बहुत सी मतलब कि राइटिंग्स भी लिखी। और एक और किस्सा है जिसने पॉल वॉटसन की जो ज़िंदगी थी उसे बदल के रख दिया, कि एक दफ़ा ये एक आइलैंड पर जो सील्स हंटिंग के ख़िलाफ़ ये और इनकी टीम प्रोटेस्ट कर रही थी, और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जब एक आदमी नहीं माना तो उन्होंने पॉल वॉटसन ने उस आदमी के हाथ से जो हंटिंग टूल है वो लेकर उसे पानी में फेंक दिया। वो आदमी बच गया, मगर ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो ग्रीन पीस थी वो नॉन वायलेंटली जो है ना प्रोटेस्ट करके मीडिया में एविडेंस गैदर करके जो है ना वो अपना काम करते थे। मगर अभी जो क्योंकि पॉल वॉटसन ने वायलेंस का इस्तेमाल किया था, ये जो ग्रीन पीस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पॉल वॉटसन को निकाल दिया। अब पॉल वॉटसन ने ग्रीन पीस से निकल गए तो उसके बाद उन्होंने एक अपनी ही नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था अर्थ फोर्स, और यही अर्थ फोर्स आगे जाके सी शेपर्ड बनी। और ये इस सी शेपर्ड का अगर आप लोगो देखेंगे तो एक बहुत ही ख़तरनाक सा पायरेट सा लोगो है, और बिल्कुल भी क्यूट या जिस तरह की जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस के लोगो होते हैं उस तरह का नहीं है। तो और इनकी जो वर्किंग स्ट्रेटजी थी ना वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। ये अपने शिप्स में जाते थे और जो भी वेल हंटिंग की शिप थी ना उसको उसमें जाके टक्कर मारते थे और उस जो शिप है ना उसको डैमेज करते थे, और ये इनके काम करने का तरीका था।
ऑफ कोर्स ये एक इल्लीगल तरीका था और इस तरह इन्होंने बहुत से जो है ना वो व्हेल हंटिंग के शिप्स उनको पानी में गिराया। एक बहुत ही फेमस किस्सा है जिसमें जो पॉल वॉटसन थे वो अपनी सी शेपर्ड की शिप में थे और एक और शिप जिसका नाम है साइबेरिया शिप, जो एक बड़ा ही बदनाम और फेमस व्हेल हंटिंग का शिप है जिसके वर्कर्स के खिलाफ बहुत से अरेस्ट वारंट भी निकले हुए थे। तो ये वो अपनी व्हेल हंटिंग कर रहे थे जिस तरह वो रोज़ करते हैं। और जो सी शेपर्ड का शिप था, जो पॉल वॉटसन का शिप था, उन्होंने अपना शिप जो है वो उससे इस साइबेरिया शिप पर मारा जोर। Japan Coast Guard officer on board Maru and warned me. और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जो वर्कर्स थे साइबेरिया शिप पे उन्होंने पॉल वॉटसन पर गोलियां भी चलाईं मगर बच गए। और उसके बाद जो पोर्चुगीज़ अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पॉल वॉटसन को अरेस्ट किया और मगर जो साइबेरिया शिप है उसकी ऑनरशिप क्लेम करने नहीं आया कोई भी, तो इस वजह से जो पॉल वॉटसन है उनको छोड़ दिया गया। तो ये एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है पॉल वॉटसन की ज़िंदगी का। और इन्होंने इसी तरह बहुत से जो शिप है ना वो डुबोए और कुछ लोग इन्हें एज अ सेवियर देखते हैं और कुछ लोग इन्हें इको टेररिस्ट भी कहते हैं। वॉटसन इसके जवाब में कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने पूरे एक्टिविज़म की जर्नी में किसी इंसान की जान नहीं ली और अगर किसी को लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो वो उनको अरेस्ट कर सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पॉल वॉटसन हमेशा अथॉरिटीज़ के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते थे। I thought there was a need for a more aggressive approach, so that's when I came up with this idea of aggressive nonviolence, to aggressively intervene but without causing any injury. Over the last 50 years, we've never caused an injury to anybody. We've shut down hundreds and hundreds of illegal activities, and I've never been convicted of a crime, even though I've been arrested numerous times. अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हेल हंटिंग इतनी ज़्यादा की क्यों जाती थी, और ख़ासकर अगर हम सोवियत के टाइम्स की बात करें, यूएसएसआर जब था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा व्हेल हंटिंग की जाती थी। तो क्यों की जाती थी? तो ये बात कुछ ऐसी है कि स्पर्म व्हेल से ना एक ऑयल निकलता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेसिटी ऑयल, और इससे जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो बनाने के लिए ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पॉल वॉटसन को ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने ये कहा कि हम इतने खूबसूरत क्रिएचर्स को मार रहे हैं अपनी डिस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस सिचुएशन पे जॉन इंडिया का वो शेर बहुत फिट बैठता है, मैं भी बहुत अजीब हूँ कि बस इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और लॉर्ड बायरन भी क्योर में कहते हैं, द हैंड दैट रियर्ड मी, द आर्म दैट सेव्ड, द हार्ट दैट हेल्ड मी, द ब्रेस्ट दैट गेव, इन वन शॉर्ट मोमेंट दे मेड मी अ स्लेव, सो लेट्स नॉट मेक ओशन द स्लेव, लेट्स नॉट फॉरगेट द जेंटल जायंट्स ऑफ द सी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ग्रीन पीस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो वेबसाइट का लिंक है, ऑर्गेनाइजेशन का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।